आज हम आपके सामने एक वीडियो ला रहे हैं जो क्लास 12 की थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ जाए, इनकम स्टेटमेंट आ जाए, तो आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम किसी बैलेंस शीट को कैसे समझते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके भी 3 या 4 नंबर बैलेंस शीट के भी आप इनकम स्टेटमेंट से आपको आ सकते हैं। तो आप इन पर जरूर फोकस करिए। मैं आपको ये टॉपिक आसान से आसान करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में। आप समझिए बैलेंस शीट आपने पहले पढ़ रखा है, 2 साइड होते थे, एसेट्स एंड लायबिलिटी। लेकिन अब हमारे पास अब भी 2 साइड है, लेकिन उनका नाम क्या है? एसेट तो वही है, बट इस साइड का नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब क्या है? ओनर के जो पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी। एंड आउटसाइडर का जो पैसा लगा होता है फर्म में, शॉप में, कंपनी में, उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो इस पोर्शन को हम समझते हुए हमारे पास 2 ही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर आपके समझने के लिए हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। यहां पर आता है बी पॉइंट, आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में 2 भी होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड सी पॉइंट होता है करेंट लायबिलिटी। तो 3 पार्ट में होते हैं, ए बी सी। लेकिन आप देखेंगे तो आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो 4th पॉइंट को भी समझेंगे। बट बेसिक क्या समझते हैं? ओनर का पैसा जिसे इक्विटी बोलते हैं, आउटसाइडर के पैसे 2 पार्ट में बांटते हैं हम, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। एसेट तो मालूम होगा आपको, 2 ही पार्ट होते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या था, ओनर का क्या है। आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, ओनर के पैसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, जो भी कैपिटल है, अथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जहां पर कैपिटल वर्ड आ रहा है कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल में। समझने वाली बात है। अथराइज हो, इश्यूड है, कॉल्ड अप है, पेड अप है, सब कहां पर आएंगे? शेयर कैपिटल में। और भी 2 चीजें आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड, यहां पर मैं कह रहा हूं शेयर कैपिटल से क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। और आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बाय। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बाय। तो पहले हम 3 चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं। शेयर कैपिटल मैंने बताया, कोई भी कैपिटल हो, अथराइज, इश्यूड, कॉल्ड अप, पेड अप, कहां पर आते हैं? शेयर कैपिटल। लेकिन इसके सिवा 2 चीज आते हैं, क्या? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, या और क्या आ सकता है? शेयर फॉरफिटर। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी यहां पर आता है। तो ये किसके पार्ट है? शेयर कैपिटल। जो क्वेश्चन पूछा जाए, पेड अप कैपिटल कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल। अथराइज कैपिटल कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल में। कॉल्स इन एरियर कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल में। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कहां आएगा? शेयर कैपिटल में। अब मैंने ये चीज बता, लेकिन आपको कॉल से एडवांस नहीं बता। कॉल से एडवांस यहां पर नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ओनर का पैसा क्या है? जो रिटेन अर्निंग कर रखा, वो भी किसका है? ओनर का ही तो है। रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको बोलते हैं। कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व एंड फंड। आपको मालूम है रिजर्व फंड एक ही चीज होती है, रिजर्व एंड फंड। तो सारा फंड से वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहां पर आएगा? रिजर्व सरप्लस। जनरल रिजर्व कहां आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व कहां पर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। बट एक फंड नहीं आता, कौन सा? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, ये यहां पर नहीं आएगा, ये ओनर का पैसा नहीं, ये यहां पर नहीं आ रहा है। अब आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। आपको उसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको वही पॉइंट समझा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये चीजें कि अपना सब हेड भी है और हेड भी है, तो इसका कोई पार्ट नहीं है।
सॉरी ये सब हेड है और उसका हेड क्या है शेयर होल्डर फंड, ये आपका हेड्स है। हेड्स क्या है शेयर होल्डर फंड। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर के अंदर को कुछ नहीं आता, यही पोर्शन आता है। ये आ गया तो कहां लिखेंगे इसको सब हेड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बी पॉइंट जो है हमारे पास एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी एक मेजर हेड है एज वेल एज सब हेड है, क्योंकि इसके अंदर और कोई सब हेड नहीं है, ये मेजर भी हेड भी है और सब हेड भी है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एप्लीकेशन में पैसा आ गया और हमने अभी अलॉटमेंट नहीं किया और अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है, तो तब तक वो पैसा हमारी क्या है लायबिलिटी है। तो उसके लिए एक नया हेड बना दिया गया क्या एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसको आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस इसको ये समझिए आप ये चीज कहां पर आएगी। अगर आपको पूछा जाए कि ये मेजर हेड में भी आ जाएगा और सब हेड में भी आएगा, हेड और सब हेड सब यही है। अब देखिए जैसे ये क्या है, पापा जी हैं, इनके 3 बेटे हैं, तो हेड क्या है, ये तीनों हेड है, ये क्या है, ये सब हेड है और ये क्या है हेड है। यहाँ पर क्या है, इसके पास कोई नहीं है, ये क्या है, ये मेजर हेड भी है और सब हेड है, अपना सब कुछ यही है। तीसरा क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। सी पॉइंट क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आता क्या है, ये मेजर हेड है मालूम है आपको, मेन हेड आपका। तो इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं। दूसरा क्या आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तीसरा आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और अगला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो देखते हैं बोरोइंग्स क्या होता है, जो पैसा बारो लेते कैश फॉर्म में लेते उसे क्या बोलते हैं बोरोइंग। तो बोरोइंग्स में क्या आएंगे, डिवेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये क्या है, ये बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन अगर आप करंट लायबिलिटी पर जाइए, करंट लायबिलिटी का भी हेड बना देता हूं मैं, करंट लायबिलिटीज। अगर यही चीज अगर आपको बोला जाए, स्पेसिफाई कर रखा हो कि डिवेंचर 1 साल में मैच्योर होने वाले हैं, 1 साल के अंदर, 11 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, तो वो क्या है, वो करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। क्यों, उनका पेमेंट 1 साल के अंदर पे करना है, तो वो क्या बन जाएंगे करंट लायबिलिटी। और किस हेड में आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएंगे। तो जब तक आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, स्पेसिफाई नहीं कर रखा वो क्या है, तो क्या मानेंगे, चीज क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लेकिन जब बताया जाए कि उनका पेमेंट 1 साल के अंदर पे करना है, तो वो क्या बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अपने आप ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाती हैं, लाइक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, ये भी एक तरह से कैश का बारो है, आप बैंक से पैसा ले लेते हो, तो वो क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म बोरो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो कंपनी दो स्टेटमेंट तैयार करती है, अपने लिए और एक इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो अगर इनकम टैक्स पर्पस के अकॉर्डिंग आपको कम टैक्स पे करना पड़ा, तो ये क्या है, लायबिलिटी है, इसे क्या बोलते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आने वाले कई सालों में इस साल को इस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं आप, इसलिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी। तो इसमें भी आंसर सेम है, यही क्या है, इसके अंदर और कुछ नहीं आता, यही क्या है, सब हेड भी और हेड भी आ, सॉरी यही क्या है, सब हेड और मेजर हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। अगला अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तो जनरली ये इसमें भी और कुछ नहीं आता, बट अदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, जैसे कि कोई क्रेडिटर्स है, उनको आपको 1 साल के बाद पे करना, 2 साल के बाद पे करना, तो वो क्या आ जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी। अभी आपने डिवेंचर टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर आपने प्रीमियम क्रिएट किया है, लॉस डेबिट टू प्रीमियम अर्नड फ्रॉम डिवेंचर्स। क्या ये प्रीमियम तुरंत पेबल होते हैं, नहीं, 3 साल बाद रिडीम कर रहे हो, 4 साल बाद रिडीम करना, तभी पे करना है इसको ना। ये भी कहां पर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
तो प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर कहां पर आते हैं, किसके रिलेटेड, एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आते हैं कहां पर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लाइक प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड है या और कोई एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए फंड बना रहे हो तो कहां जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब अगला आता है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग बता रखा है, अगर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 साल के अंदर पे करना है तो शॉर्ट टर्म बन जाती है, अगर स्पेसिफाई कर रखा तो, नहीं तो ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है ही। दूसरा पॉइंट आता है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, एक आते हैं डेटर्स और दूसरे आते हैं बिल रिसीवर। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ट्रेड पेबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम अगर आपको रिसीव हो रहा है तो, और क्या आते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, और क्या आता है, पॉइंट आता है कॉल्स इन एडवांस भी यहीं पर आता है। अदर करंट लायबिलिटी में इतनी चीजें आ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉस्ट एडवांस। एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको एस्टिमेटेड खर्चे के लिए कोई प्रोविजन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाते हैं वो भी यहीं पर आते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट का एक पहलू था, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और भी इसमें कुछ चीजें आती हैं लाइक कमिटमेंट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी और बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, कहां पर आते हैं, नोट्स टू अकाउंट में आते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का एक कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये क्या है, पहले कंटीजेंट लायबिलिटी समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी या दो लायबिलिटीज जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है उसे क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। जो फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आपके ऊपर कोई क्लेम चल रहा है, आपने कोई केस लड़ रहे हो, वो केस आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, क्या है, कंटीजेंट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम वे अगर हमने बिल को, हम मान लो हमें किसी डेटर से बिल मिला और बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पेमेंट कौन करना है, किसको करना है, डेटर करेगा, किसको करेगा, बैंक को। लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस बिल का पेमेंट किसे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। जब तक उस बिल का पेमेंट न हो जाए, मान ली क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कंटीजेंट लायबिलिटी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमिटमेंट। आपने सलमान खान का डायलॉग सुना होगा, कमिटमेंट, जो मैं कर देता हूं तो अपने आप की नहीं सुनता। तो है क्या कमिटमेंट, जैसे हमने कहीं इन्वेस्ट, अपने शेयर नहीं, अगर हमने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, हमने शेयर मार्केट में 10 रुपए का शेयर है, हमने परचेज कर रखे हैं और हमसे अभी तक कितना मांग गया है, 6 रुपीज कॉल्ड अप है, उसे कितना कॉल्ड अप है, 6। तो कितना अनकॉल्ड अप है, कॉल्ड अप से मतलब नहीं होता, अनकॉल्ड है कितना, 4 रुपीज। ये क्या है, अनकॉल्ड। तो जो आपसे अनकॉल्ड अमाउंट है वो कितना है, 4 रुपीज। तो आपने एक तरह से शेयर लेकर ये कमिट कर रखा है कि हमसे जब भी 4 रुपीज मांगे जाएंगे हम आपको जरूर देंगे। तो ये जो अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ शेयर्स है जो हमने आदमी इन्वेस्ट कर रखा है, ये क्या है, ये हमारी कमिटमेंट है। आपने क्या पढ़ा, इक्विटी लायबिलिटी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। मेजर जो हेड है आपके शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा क्या है, करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड में कितने पॉइंट्स आए, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई भी चीज नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
इनके साथ ही मैंने 2 चीज और पढ़ाई, कंटीजेंट लायबिलिटी जिसमें डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, और कमिटमेंट जिसमें आपका अनकॉल्ड अमाउंट आता है जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ ऐसे टॉपिक का और उसके बाद रेशियो को कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इसकी वीडियो जरूर डालेंगे हम। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।